again, my dear students. In the previous video we have studied about the Kepler's laws of planetary motion, that is the law of orbits, law of the distance and time, that is that t square upon my r cube is equal to constant. So today we will study about the free fall. फ्री फॉल क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी जब गिराई जाती है और वो फ्रीली गिर जाए. फ्री फॉल मतलब द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली. कैसे गिरती है कि जैसे मान लो कि हमारे पास हम एयर है किसी कंटेनर के अंदर, जैसे पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि दिस इज ए फेदर, एक फेदर है और एक ये कॉइन है हमारे पास. इसको एक जार के अंदर हमने डाला और अंदर की जितनी भी एयर थी उसको हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया. तो अब क्या करेगा ये कि इसके अंदर क्या क्रिएट हो गया, हमारा वैक्यूम क्रिएट हो गया कि नो एयर इज इनसाइड द जार. जार के अंदर कोई भी एयर नहीं, हमारी वैक्यूम हो गया. तो वैक्यूम जैसे होता है तो इसका कितना ही वेट हो, कि हमें पता है कि जो वेट है कॉइन का वो ज़्यादा है. द वेट ऑफ द कॉइन इज मोर एंड द वेट ऑफ द फेदर इज लेस. तो वेट कितना भी हो कोई डिपेंड नहीं करता, अगर वैक्यूम क्रिएट करता है. और इन दोनों को एक साथ जब हम गिराएंगे, छोड़ते हैं ऊपर से, तो इन दोनों जब ये नीचे गिरेंगे तो ये क्या करेंगे, एक साथ नीचे गिरेंगे. दे विल टेक द सेम टाइम टू फॉल एट द बॉटम ऑफ द जार. यही होता है हमारा क्या, फ्री फॉल. इसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं. कि बॉडी है वो फ्रीली होती है इन स्पाइट ऑफ इट्स वेट. कि व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. और इसके ऊपर ओनली क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बाकी कोई भी फोर्स नहीं लगता. क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, हमारा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. तो इसके अंदर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जब ये अर्थ की तरफ जाएगा, बाकी अदर फोर्सेस नहीं लगते. सो द बॉडी हैविंग ए फ्री फॉल इज कॉल्ड ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. गैलीलियो ने ये प्रूव किया था कि जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, कि अर्थ की तरफ अगर कोई गिर रहा है फ्रीली, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. कि उसका एक्सेलरेशन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं. सो द फेदर एंड द कॉइन फॉल विद सेम एक्सेलरेशन एंड रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम. कि ग्राउंड के ऊपर क्या करते हैं, ये एक ही टाइम के ऊपर पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी तक हमने कैपिटल जी पढ़ा था. कैपिटल जी की वैल्यू होती थी हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. अब हम पढ़ेंगे स्मॉल जी की वैल्यू, और स्मॉल जी और कैपिटल जी के अंदर क्या रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और कैपिटल जी क्या कहता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है विच इज प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. की जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा यूनिफॉर्म, दैट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. और इस जी की वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 9.8, मीटर को सेंटीमीटर में किया तो मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेंटीमीटर में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर में लेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे. ये जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहाँ से आई, ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे जब जी की वैल्यू को हम निकालेंगे, अर्थ का मास रेडियस वगैरह निकाल के. तो अब बात आती है कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी. सपोज करो तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, उसे हमने अर्थ के ऊपर रख दिया, उस बॉडी को उस अर्थ के ऊपर रखा, तो अर्थ का मास लिया हमने कैपिटल M और रेडियस ले लिया उसका कैपिटल R. तो यूनिवर्सल न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इक्वल्स टू जी m इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर. ये क्या कहता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब ये फोर्स जो होता है ये एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी प्रोड्यूस करता है. हमें पता है F इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, मास इनटू में एक्सेलरेशन. सिंस यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा. तो F इक्वल्स टू एम जी. सिंस दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में हमें पता है दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल एफ एफ, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी. तो एम जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. इस m से ये m कैंसिल हो गया, तो हमारी स्मॉल g की वैल्यू क्या आ गई,
जी एम अपॉन में आर स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो आएगा जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर. नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ के ऊपर कैसे फॉलो होती है. जो हमने वैल्यू निकाली है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अर्थ के ऊपर ये वैल्यू कैसे निकालते हैं. देखो मास ऑफ द अर्थ का जो मास है हमें पता है 6 × 10⁻24 kg होता है और रेडियस होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देंगे जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. जब इन तीनों इक्वेशन को रखोगे तो हमें ये वैल्यू रखने के बाद हमारी जो जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ जी. सिंप्लीफिकेशन के लिए जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो 9.8 हम करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं. तो कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम इसको नियरली इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं. दैट इज इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि 8.5 से ज़्यादा तो इंक्रीज हो जाएगा. तो 10 वैल्यू लेके चलते हैं दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूमेरिकल्स करते हुए. अब आती हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है, क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है एक जगह से दूसरी जगह में. तो मान लो पहले बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल्टीट्यूड हाइट. तो दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस आर. ठीक है, आर होती है जी की वैल्यू हमें पता है जी इक्वल्स टू हमारा क्या होता है कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि एल्टीट्यूड हाइट हमने बढ़ा दी. पहले डिस्टेंस कितना था ये था, अब हाइट इंक्रीज होगी तो यहाँ तक चलेगी. तो अब हमारा डिस्टेंस कितना हो गया आर प्लस एच. तो नीचे हम क्या लेंगे आर प्लस एच का होल स्क्वायर. और नीचे जितनी बड़ी वैल्यू आएगी और हमारी जी डैश की वैल्यू भी उतनी ही कम आएगी. ये जी है, जी डैश में हमने आर प्लस एच का होल स्क्वायर ले लिया. तो जितना नीचे वैल्यू इंक्रीज होती है जितनी इंक्रीज होगी जी हमारा उतना ही डिक्रीज होगा, क्योंकि जी और ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये अगर इंक्रीज हो रही है तो ये वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतनी वैल्यू उसकी क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद डेप्थ. ये डिक्रीज नहीं आएगा, ये गलत है, थोड़ा गलती हो गया. ये आएगा इंक्रीजेज. क्या आएगा इंक्रीजेज विद डेप्थ. कैसे कि पहले ये आर था पूरा, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक ये आर था. अब हमने कहा कि कुछ डेप्थ नीचे की तरफ ले रहे हैं अब हम, तो ये एच इसमें से माइनस हो जाएगा. तो अब कितना हो गया आर माइनस एच का होल स्क्वायर. और आर माइनस एच का होल स्क्वायर क्या आएगा इट इज लेस देन आर. आर का स्क्वायर से क्या आएगा ये कम आएगा, क्योंकि आर में से कुछ वैल्यू हम घटा रहे हैं. तो अगर ये लेस है ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रही है वैल्यू, इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है. तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी. इट इंक्रीजेज. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज विद डेप्थ. जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट द पोल्स एंड लेसर एट द इक्वेटर. कि पोल्स के ऊपर क्या होती है, ये हमारे पोल्स हैं, दिस इज द नॉर्थ पोल साउथ पोल बात करें, दिस इज द इक्वेटर, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है, ये पोलर लाइन होती है हमारी. ठीक है, तो पोल्स के ऊपर ज़्यादा होती है बजाय इक्वेटर पे. कैसे, क्योंकि हमें पता है देखो कि पोल्स जो होते हैं वहाँ पे हमारा सरफेस क्या होता है फ्लैट सरफेस होता है. पोल्स के पास सरफेस क्या होता है हमारा फ्लैट सरफेस होता है. और जो ये इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर के ऊपर हमारा जो सरफेस अगर बात करें इक्वेटर के ऊपर कैसा सरफेस होता है बल्जिंग आउटवर्ड्स. क्या होता है बल्जिंग आउटवर्ड्स, की बाहर की तरफ निकला हुआ होता है. तो अब जब पोल्स के ऊपर सरफेस फ्लैट है तो यहाँ पे आके ये रुक जाता है, फिक्स हो गया. तो ये डिस्टेंस इतना ही रह गया. लेकिन यहाँ पे क्या है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ये आर जो होता है वो बड़ा हो जाता है. दैट इज अगर हम रेडियस ऑफ पोल की बात करें इट इज लेस देन द रेडियस ऑफ इक्वेटर. कि पोल का जो रेडियस होगा वो हमारे इक्वेटर के रेडियस से कम होगा. पोल का रेडियस इक्वेटर के रेडियस से कम होगा. और रेडियस जितना कम होगा हमारी जो जी की वैल्यू है वो उतनी बड़ी होगी. तो इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल विल बी ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर. तो जी ई की जो पी की वैल्यू है वो हमारी जी ई से क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी. तो इस पूरे के अंदर सिर्फ यही लिख रखा है. ठीक है, तो दिस विल बी द वैल्यू. अगर हम बात करें वैल्यूज़ की तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल के ऊपर होती है 9.823 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
और इक्वेटर पे होती है 9.789 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इन दोनों का अगर हम एवरेज ले तो एवरेज वैल्यू हमारी आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जी। हमें मोशन की इक्वेशन पढ़ी है कि फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड पढ़ी थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, चौथी पढ़ी थी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये पढ़ी थी हमने दीज वर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये मोशन की इक्वेशन थी। अब हम इन मोशन की इक्वेशन को हम पढ़ रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ, यहाँ पे डिस्टेंस s है तो s की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो s है, s की जगह पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा हमारा, s की जगह पे क्या आएगा, h, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन a है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। बाकी सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हम बात करते हैं पहले कि द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों इक्वेशन दे रखी हैं। तो अब इक्वेशन पढ़ेंगे जब बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली, अगर बॉडी को हम नीचे गिराते हैं तो नीचे गिराएंगे तो इसका मतलब अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। जी की वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये वैल्यू वैसे 9.80 होती है, नेगेटिव साइन हम लगाते नहीं तो जी रह जाएगा। लेकिन u जो होता है हमारी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0। कि मान लो एक बॉडी एक जगह पे फिक्स है, उसको हमने गिराया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर क्या है, 0, और नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी, v। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, u 0 हो गया हमारा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट u को 0 रखा तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, gt। यहाँ पे u को 0 रखेंगे तो h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में u को 0 रखेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो अगर बॉडी फ्रीली ड्रॉप हो रही है तो मोशन की इक्वेशन हमारी ये हो जाए। लेकिन अब बात करते हैं जब बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इज थ्रोन वर्टिकली, सीधा ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अब हमें पता है ऊपर की तरफ फेंकेंगे अर्थ उसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करेगी तो नीचे आना चाहिए, लेकिन बॉडी ऊपर जा रही है। तो इस वजह से हमारी जी की जो वैल्यू है वो हम क्या ले लेंगे, अब नेगेटिव ले लेंगे। जी की वैल्यू को क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो वैल्यू क्या आएगी, जी की नेगेटिव आएगी, ठीक है। और u हमारा 0 होगा नहीं तो इसमें खाली g की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, v इक्वल्स टू u, g नेगेटिव आएगा तो u माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। सो दीज विल बी द इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हेन वी थ्रो ए बॉडी वर्टिकली अपवर्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर वर्टिकल मोशन। कि वर्टिकल मोशन मतलब जब स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो हमारे जो साइन कन्वेंशन होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी जो वर्टिकल मोशन की होती हैं उनको हम कौन सी वैल्यू असाइन करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज। कि जैसे हम ग्राफ में भी अगर बात करें कि जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे होता है हमारा, ये अगर ग्राउंड लेवल है तो वर्टिकली ऊपर की तरफ क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। ऑन द अदर हैंड द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन आर नेगेटिव। नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वैल्यूज क्या आती है ग्राफ में, नेगेटिव आती है, तो यहाँ भी नेगेटिव होंगी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमें पता है हम ऊपर फेंकते हैं किसी भी बॉडी को तो जो जी होता है वो कैसे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या ली जाती है, नेगेटिव। सो जी ऑलवेज टेकन एज, हैंस टेकन एज नेगेटिव वैल्यू। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यूज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। जब बॉडी फ्रीली कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगी, बताया था कि वैन बॉडी अपवर्ड करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी हमारी। और कब बनेगी, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाए। कि मान लो यहाँ पर हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, और ये यहाँ से चली तो यहाँ पर जब चलेगी, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ऊपर की तरफ फेंके तो यहाँ पे जाके इस पॉइंट के ऊपर ये कांस्टेंट होगी तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो टाइम टेकन बाय बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट, कि यहाँ से मान लो ए पॉइंट से, ये पॉइंट था मेरा बी पॉइंट, तो ए से बी में जितना टाइम लेगी बॉडी पहुँचने में वो इक्वल होगा जितना वो बी से ए में आने में टाइम लेगी। दैट दोज टाइम विल बी इक्वल। नेक्स्ट बात करते हैं मास। किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मास देखो, जब हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रखने के बाद यहाँ पे देखो ये जो वेट रखे हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट के जो रखे हैं कितना है, 50 ग्राम है, एक 50 ग्राम का है ये, और दूसरा 60 ग्राम 10 ग्राम का है। तो टोटल कितना हो गया, 50 ग्राम प्लस में
10 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू 60 ग्राम। तो हमारा जो टोटल मास हो गया वो कितना हो गया, 60 ग्राम जो मास है वो इस बॉडी का हो गया। हम वेट लेते हैं लेकिन एक्चुअली ये वेट नहीं होता, होता क्या है, मास होता है हमारा। क्या होता है, मास। तो इसके बारे में पढ़ते हैं पहले कि जो मास होता है किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर का, क्या होता है, मास ऑफ ए बॉडी इज द, कितना मास होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है उसके इक्वल होता है। कि मास ऑफ ए बॉडी वो होता है किसके इक्वल, कितनी क्वांटिटी उसके अंदर बॉडी के अंदर है, दैट विल बी इक्वल्स टू द मास। अब बात करते हैं कि किसी भी बॉडी का मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। हमने पढ़ा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर कि मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल मास कहते हैं। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट मास की किलोग्राम दैट इज केजी होती है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो किलोग्राम की यूनिट क्या होती है, ग्राम। छोटी यूनिट जो बात करें दैट इज जी। मास होता है वो बॉडी का कांस्टेंट होता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चेंज नहीं होता। मास को हम मेजर करते हैं बीम से या फिर कॉमन बैलेंस के द्वारा, जो कॉमन बैलेंस होता है बीच का बैलेंस उसके द्वारा मेजर करते हैं या फिर किसी बीम से मेजर करते हैं। किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं होता। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वेट के बारे में। तो वेट देखो, स्प्रिंग बैलेंस है, हमने इसको लटकाया तो वेट कितना है, देखो यहाँ पे ये है कितना, 100, 80, 60, 40, 20, 0, 0 स्टार्ट हो रही है, कितना खींचा, 60 तक। तो इसका वेट कितना हो गया, 60 ग्राम जी वेट। और जी की वैल्यू क्या होती है हमारी, 9.8, और जब हम ग्राम में लेते हैं तो कितनी होती है, 980। तो इसको कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कितना आ गया, 58800। तो सीजीएस में एसआई यूनिट में क्या होती है, एसआई में होती है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, दैट इज डाइन्स। सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन्स। ये आगे 58800 डाइन्स, और इसको अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करें तो इट शुड बी डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5। ठीक है, कि डाइन्स को अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि वन डाइन इक्वल्स टू 10⁻⁻5 न्यूटन, या हम कहते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन्स। डाइन्स को न्यूटन में किया तो 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, दैट इज 0.588 न्यूटन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वेट, कि वेट जो होता है किसी भी बॉडी का वो क्या होता है कि फोर्स जिसके द्वारा वो अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि जिस फोर्स के साथ, कि जितना फोर्स लग रहा है उसको अट्रैक्ट करने में सेंटर के, अर्थ के सेंटर पे अट्रैक्ट करने के लिए, दैट विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी। वेट क्या होता है हमें पता है, W इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, m इंटू a। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है उसके कारण। तो W इक्वल्स टू m इंटू जी। ऐसा यूनिट वेट की क्या होती है, जो फोर्स की होती है, क्योंकि फोर्स लग रहा है उसके इक्विवेलेंट है ना, तो फोर्स की जो यूनिट होगी वही यूनिट किसकी होगी, वेट की यूनिट होगी। तो फोर्स वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। और 1 किलोग्राम मास के अंदर 9.8 न्यूटन होते हैं, क्यों, क्योंकि W इक्वल्स टू m इंटू में जी। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8, और इसकी यूनिट क्या होती है, मास 1 kg ले रहे हैं तो 1 kg से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट कितना आ गया, 9.8 न्यूटन। 1 kg मास अगर किसी बॉडी में है तो इसका वेट कितना आएगा, 9.8 न्यूटन आएगा। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है सिंस इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन भी होती है। वेट जो होता है बॉडी का वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चेंज होता है, इसको मेजर करते हैं बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट है वो किसी भी बॉडी का जीरो हो सकता है, लेकिन मास में हमने पढ़ा था कि मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो, बट वेट कैन ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो। अगर हम बॉडी को सेंटर के अर्थ के सेंटर के ऊपर लेके जाएं तो वहाँ पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जीरो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी जीरो, और इसलिए इसका वेट भी कितना हो गया, वेट होता है मास m इंटू जी। तो वेट कितना हो गया, m मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो वेट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करें तो वहाँ पर किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर मून की बात करें तो मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 1/6 ऑफ द अर्थ होती है। तो अर्थ पे जितना वेट होगा तो मून पे अगर वेट बात करें तो कितना होगा, सीधी बात करें तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन द अर्थ।
कि अर्थ पे जितना वेट है उसका 1/6 वेट जो होगा वो मून के ऊपर हो जाता है, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जी की जो वैल्यू है वो अर्थ की जी की वैल्यू से 1/6 होती है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास और वेट में क्या होता है डिफरेंस? फर्स्ट होता है कि मास अगर किसी भी बॉडी का होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता प्लेस टू प्लेस। लेकिन वेट जो होता है किसी भी बॉडी का, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट, मास ऑफ ए बॉडी इज नेवर जीरो। मास होता है किसी भी बॉडी का वो जीरो नहीं होता। लेकिन अगर वेट की बात करें तो वेट जो होता है किसी भी बॉडी का वो जीरो हो सकता है, कि मास कांस्टेंट होता है, वेट चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। मास ऑफ ए बॉडी इज नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं होता। लेकिन वेट जो होता है किसी बॉडी का वो जीरो हो जाता है। कहाँ होता है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन वेट क्या है? वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसमें दोनों होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मास का मेजरमेंट केजी के अंदर होता है। मास इज मेजर्ड इन केजी। वेट को मेजर किस में करते हैं? न्यूटन या फिर किलोग्राम वेट। मास इज मेजर्ड बाय, मास को वैसे मेजर अगर करें कि कितना मास है तो वो कैसे होगा? बाय ए बीम ऑफ, बाय ए बीम बैलेंस, ठीक है, या फिर किसी के द्वारा। और वेट जो होता है वो किसके द्वारा भी होता है? बाय ए मशीन और या द स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, दैट इज gravitation. So your chapter is complete now. Thank you so much.